डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज हम लाइव क्लास नहीं कर पाए थे, इसलिए आज ज़रूरी हो गया था कि आज, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और आप जानते हैं कि ये किस टॉपिक से संबंधित है। जैसा कि हम 11th फिजिक्स का अणुगति सिद्धांत वाला अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें हमने इसके पहले लाइव क्लास में बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो ये देख चुका है। आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति भी हो चुकी है और उसके पश्चात अणुगति सिद्धांत की अभिग्रहितियाँ, उसका महत्व और उसकी सीमाएं, ये सारा हो चुका है और हमने इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे आदर्श गैस समीकरण होता है ऐसे ही अणुगति समीकरण भी होगा। और अणुगति समीकरण की उत्पत्ति करना आज हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अणुगति समीकरण। तो ये जो अणुगति समीकरण है, आज हम करने जा रहे हैं इसकी उत्पत्ति। तो बिना कोई समय वेस्ट किए सीधे आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो अब हमारी बात को आप समझें। सबसे पहले इसके लिए मानना पड़ेगा, माना कि आप देखेंगे आपको एक पात्र मानना है पहले, और घन के आकार का पात्र। घन यानी आप यदि किसी रूम के अंदर अभी हैं तो उस रूम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि तीनों एक जैसी है तो हम कहेंगे कि वो पात्र कौन सा है? घनाकार पात्र। तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि एक घनाकार पात्र है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई को हम स्मॉल l मान लेते हैं। यहां लिखेंगे जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसका एक पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया एक डायग्राम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर कुछ इस तरह से लेंगे, कुछ इस तरह से आप देखते जाएं। और यकीनन माने आज का टॉपिक आपको बहुत बढ़िया क्लियर होगा, आपको बस ध्यान देने की आवश्यकता है। एक घनाकार पात्र माना है हमने जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, मतलब यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वो l है। और यदि आप इसकी लेंथ मानेंगे तो भी वो l है और ये भी l है। तो एक घनाकार बॉक्स मानना है हमें। इसके अंदर इस दीवार को हम कहेंगे A और B। A और B आमने सामने की दीवारें हैं। ठीक, देखें इसमें माना कि एक मोल गैस लिया गया है। इस पात्र के अंदर हमने एक मोल कोई गैस लिया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ भी हो सकती है। अब करना क्या है हम देखेंगे। लिया गया, तब हम मानते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि m है, एक अणु का द्रव्यमान। और यहां ले लें अणुओं की संख्या और मान लेते हैं कि वो संख्या हमने n। एक घनाकार बॉक्स लिया है हमने, उसके अंदर एक गैस लिया है हमने 1 मोल। एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है और ऐसे कितने अणु हैं उसमें? स्मॉल n अणु हैं। अब ये जो n अणु हैं, स्मॉल n अणुओं की गति कैसी होगी? सभी दिशाओं में हो, सभी संभव दिशाओं में हो।
गति सभी संभव दिशा में होगी। अब सभी संभव दिशा तो ले पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इनकी दिशाओं को 3 समकोणिक घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ये 3 समकोणिक घटक ये हो दर्शाएगा आपको x अक्ष को, ये y को, और ये दिखाएगा आपको z अक्ष को। ठीक है, तब अणुओं की गति हेतु 3 समकोणिक घटक, 3 समकोणिक घटक मान लेते हैं। यानी ये अणु बहुत सारी दिशाओं में गति करेंगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम यहाँ मानकर चलते हैं कि ये 3 विमा कैसे कहेंगे। देखो, जैसे ये आपका हैंड है, 1 विमा हुई, ये 2 विमा हुई, और 3 विमा कौन सी? ये सामने होती है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इन्हें लंबवत घटक कहा, समकोणिक घटक, क्योंकि 90 अंश का तीनों कोण बनाएंगे। अब ये भुजा को, अब चूंकि जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सामने तो ला नहीं सकते, इसलिए उसे नीचे बनाया गया। वास्तव में ये जो नीचे भुजा गई है, ये देखो ऐसी है, जैसे ये ऐसी है, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ऐसा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब हम जो भी कुछ निकालेंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों के लिए निकालेंगे। तो हम एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले हम इस x अक्ष के लिए करते हैं। मान लेते हैं, माना कि अणुओं का x, y, z अक्ष के अनुदिश वेग, समझना, जब अणु गति करेंगे तो वेग के लिए मैं v मानूंगा, ठीक है, लेकिन x अक्ष भी है, y अक्ष भी और z अक्ष भी है, तो मैं तीनों के में देखें, माना कि अणुओं का x, y, z अक्ष के अनुदिश वेग क्रमशः का मतलब जैसे आपने यहाँ x पहले लिखा है, तो x के लिए वेग आप मान लें vx, y के लिए क्या मान लें vy, और z के लिए मान लें vz है। तो हमने एक घनाकार पात्र माना है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई l है। इसके अंदर 1 मोल गैस लिया है, जिसमें एक अणु का द्रव्यमान m है, अणुओं की संख्या n है। फिर हमने बताया कि n अणु हैं, n अणुओं की गति कैसी होगी? सभी संभव दिशा में होगी। इसके लिए कितने समकोणिक घटक बांटेंगे हम? 3 बांटेंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब अणुओं की x अक्ष के अनुदिश वेग मान लेंगे vx, y अक्ष के अनुदिश vy और z अक्ष के अनुदिश vz। ये हमने माना। अब हम क्या करेंगे? x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों में से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x अक्ष के लिए। तो हम यहां स्पष्ट लिखेंगे, जब अणु x अक्ष के अनुदिश गति करे तब, ये आप एक कंडीशंस बना लेंगे, अंडरलाइन करके हेडिंग डाल देंगे। जब x अक्ष के अनुदिश गति करे तब। अब करना क्या होगा ये देखना है हमें। देखें, अणु अगर इस A दीवार में है भी, ठीक है, और वो अणु गति करता हुआ कहाँ जा रहा है? सामने वाले दीवार B तक पहुंच रहा है, और B से टकरा के फिर क्या करेगा? वो टकरा के फिर वापस यहां आएगा।
तो इसे हमें बनाना है इस डेरिवेशन का जड़। अब समझना क्या लिखेंगे हम। जब यहां एक अणु v1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड वेग से दीवार A से B की ओर, आमने सामने की दीवारें हैं A और B, A से B की ओर, ठीक, गति करता है, तब प्रारंभिक संवेग, वो संवेग कितना होगा? वो संवेग होगा mv होता है, लेकिन यहां लिखेंगे हम x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम x अक्ष के अनुदिश पढ़ रहे हैं, तो वेग को v मानेंगे, लेकिन x प्रेजेंट करेगा कि x अक्ष के अनुदिश है और m द्रव्यमान है। ये तो हुआ जब अणु A से B की ओर यहां जा रहा है, तब का संवेग कितना हुआ? mvx। लेकिन जब पात्र की दीवार में जाके टकराया, ठीक, और टकराने के बाद फिर वो वापस लौटेगा। जब ये वापस लौटेगा तो संवेग क्या होगा? तो भी संवेग उतना ही होगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी, क्योंकि अणुगति समीकरण सिद्धांत के एक अभिग्रहित में आपने पढ़ा है, इनके टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, और यदि वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, इसका ये मतलब होता है टक्कर के पश्चात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब ये वापस आ रहे हैं तो यहां लिख देंगे, जब अणु दीवार B से टकराकर वापस लौटता है, वापस लौटता है, तब नीचे लिखेंगे आप अंतिम संवेग, तब होगा mvx। mvx ही होगा, लेकिन सामने माइनस लगेगा। क्यों लगेगा माइनस? क्योंकि दिशा बदल गई है। जब जा रहा था तो इस दिशा में है और आ रहा है तो इस दिशा में है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन। ठीक, अब एक टक्कर के संवेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? तो क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले वाले संवेग में से बाद वाले संवेग को घटाना पड़ेगा। तो देखें परिवर्तन क्या आ जाएगा। यहाँ है, थोड़ा ध्यान रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अंतिम संवेग माइनस, ये हो गया आपका प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। और प्रारंभिक कितना था? mvx माइनस अंतिम कितना है? माइनस mvx। ये और बात है कि गणित के नियम से यदि हम देखें तो माइनस माइनस होगा प्लस mvx, इसका मतलब है 2mvx। देखिए ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल है। कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ लें हमने क्या किया है। हमने एक घनाकार पात्र लिया जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। माना कि इसमें 1 मोल कोई गैस भरी हुई है। एक अणु का द्रव्यमान m है, अणुओं की संख्या स्मॉल n है। फिर अणु सभी संभव दिशा में गति करते हैं। हमने 3 समकोणिक घटक वियोजित किया और 3 दिशा x, y, z मानी, जिसके लिए वेग हमने माना x के लिए vx, y के लिए vy और z के लिए vz। ठीक,
अब हमने अपना काम चालू किया जब अणु x अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। तो जब वो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं तो एक अणु यदि vx सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से की गति से a दीवार से b की ओर जा रहा है, तो जब वो a से b की ओर जा रहा है तब उसका संवेग है mvx। ठीक, लेकिन टकरा के जब वापस आ रहा है तो चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर होते हैं यहाँ, और प्रत्यास्थ टक्कर है मतलब जो संवेग टक्कर के पहले था वही संवेग टक्कर के पश्चात होगा, केवल दिशा में परिवर्तन होगा। तो जो mvx था वही रहेगा लौटते समय, लेकिन सामने माइनस लगा है, दिशा परिवर्तन हो चुकी है। अब एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन निकालना है। बराबर क्या होगा, प्रारंभिक संवेग में से अंतिम संवेग को हम घटा देंगे। तो पहले वाला संवेग आपका mvx है, माइनस सेकेंड वाला माइनस mvx है। अब गणित के नियम से माइनस माइनस होगा प्लस, तो mvx 2 बार हुआ तो 2mvx, ये हुआ आपका एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये संवेग में परिवर्तन आप क्यों निकाल रहे हैं? समझने वाली बात है। संवेग में परिवर्तन हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि संवेग में परिवर्तन होता है बल के बराबर, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, और वो बल जो होता है उसका संबंध दाब से है। तो चूंकि हमको दाब तक पहुंचना है और उसी से समीकरण की उत्पत्ति होगी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये डेरिवेशन होता जाएगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यही टॉपिक नेक्स्ट ईयर आपके 12th में भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका अणुगति समीकरण में यहाँ तक सॉल्यूशन। यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स पॉज कर सकते हैं, और मैं इसके पास साथ लेके चलता हूँ आपका सेकेंड स्लाइड में। ठीक है, ये हम हटा देंगे अब यहाँ से। देखिए, अब जैसे कि हमारा एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन आ चुका था और उस लास्ट लाइन को हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया है ये। ठीक, एक मिनट जरा, देखें यहां पर आप देखें एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन 2mvx, ये पहले हम ला चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैथमेटिकल भाग है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखें, अब बताओ कि एक टक्कर की अगर बात करूं तो A से B तक जा रहा है तो कितनी दूरी तय कर लेगा, L दूरी, और टकरा के जब वापस B से A तक आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, L। तो L और L कितना हुआ, 2L, यानी एक पूर्ण टक्कर में कितनी दूरी तय करने वाला है, 2L। देखो, एक टक्कर में तय दूरी 2L, L जाना और L आना, यानी A का B तक जाना और B से A तक वापस आने में कुल तय दूरी हो जाएगी 2L। अच्छा, एक टक्कर में लगा समय निकालो। देखो गौर से, ये क्या है, समय। तो आप जानते हैं, आपने सूत्र पढ़ा है पहले, ये वाला सूत्र, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। पढ़ते, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर मुझे समय की जरूरत पड़ जाए तो समय मैं यहाँ ला लूंगा, चाल को यहाँ ले जाऊंगा। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। देखो, एक टक्कर में लगा समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल। तो दूरी एक टक्कर में कितनी लग रही है, L जाना L आना, कितनी हो गई, 2L। चाल कितनी है हमारी, Vx। तो इतना सेकंड लगेगा कितने टक्कर में, एक टक्कर। तो एक टक्कर में कितने सेकंड लगे आपको, 2L/Vx सेकंड। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इतने सेकंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, एक टक्कर। तो इसी को हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया कि इतने सेकंड में एक टक्कर। देखें कैसे, जबकि
2L अपान Vx सेकेंड में टक्कर की संख्या कितनी? एक। तो इतने सेकेंड में एक टक्कर। अब यदि आपको लगाना है कि भाई एक सेकेंड में कितने टक्कर, भाई जैसे जब आप बच्चे रहते हैं, आपसे कोई पूछता है कि भाई यहां देखो 10 पेनों का मूल्य यदि 80 रुपए है, 10 पेनों का मूल्य 80 है, अगर आपको एक का निकालना है तो आप क्या करते हैं? 80/10 करते हैं कि नहीं? ऐसा ही तो करते हैं ना। तो देखो इतने सेकेंड में टक्कर की संख्या एक है, तो आपको इतने सेकेंड में नहीं चाहिए, आपको कितने सेकेंड में चाहिए? एक में। तो जैसे यहां एक पेन का मूल्य था तो ये कहां जाएगा? इसके नीचे जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको एक सेकेंड में टक्कर की संख्या चाहिए, तो 2L अपान Vx नीचे आ गया। 1/12/Vx पर गणित के नियम से Vx कहां चल जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया आपका फाइनली Vx अपान L 2L। Vx अपान 2L क्या हुआ? ये एक सेकेंड में टक्करों की संख्या, यानी एक सेकेंड में इतने टक्कर होते हैं। और एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना होता था? ये एक टक्कर में। अब आपके पास ये क्या आई? टक्करों की संख्या। तो इस संवेग का यदि इस टक्कर की संख्या में मैं गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में संवेग में कुल कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यह संवेग परिवर्तन किसके लिए था? एक अणु, केवल एक अणु के लिए। और अब आप क्या निकाल रहे हैं यहां पे? एक सेकेंड में संवेग में परिवर्तन। तो देखो ये था 2mVx, एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन। टक्कर कितने हैं आपके पास में? Vx अपान 2L। तो Vx अपान 2L का क्या करेंगे हम यहां? मल्टीप्लाई। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल। m Vx कितनी बार आया? 2 बार। तो Vx का स्क्वायर, और नीचे L बचा हुआ है तो यहां L बचा हुआ। तो ये आया आपका एक सेकेंड में संवेग में परिवर्तन। और हमने आपको बताया था कि एक संवेग में परिवर्तन निकालना बहुत जरूरी है। देखिए आप यहां कंफ्यूज मत होइए, यहां आप सिस्टम को समझने का प्रयास करें। फिर से सुन लें, यह था आपका एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन। अब हमने बताया कि एक टक्कर में जाते समय L दूरी तय हो गई और आते समय L तय हुई। तो एक पूर्ण टक्कर में 2L दूरी तय हो गई एक टक्कर में। तो एक टक्कर में तय दूरी कितनी हो गई? 2L हो गई। अब लेकिन एक टक्कर में क्या निकाला मैंने? समय। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हुई 2L, चाल है Vx। इतना सेकेंड, यानी एक टक्कर में जो समय लगेगा वो इतना सेकेंड लगेगा। या हम ये कह सकते हैं कि इतने सेकेंड में कितने टक्कर हो रहे हैं? एक टक्कर। तो जबकि VL अपान 2x सेकेंड में टक्करों की संख्या कितनी? एक। तो एक सेकेंड में टक्कर की संख्या तो कैसे निकालेंगे? एक के नीचे 2L अपान Vx कहाँ जाएगा? नीचे। गणित के नियम से Vx कहाँ हुआ? ऊपर। Vx अपान 2L ये टक्कर हुए कब? एक सेकेंड में इतने टक्कर हैं भाई। तो एक टक्कर में संवेग में कितना परिवर्तन होता था? 2mVx। कितने टक्कर हैं आपके पास में? Vx अपान 2L। तो एक सेकेंड में संवेग में परिवर्तन, तो एक टक्कर में हो रहा था 2mVx। टक्करों की संख्या कितनी थी? Vx अपान 2L। 2 से 2 कैंसिल, m जैसे का वैसा। Vx 2 बार है, Vx का वर्ग अपान L। ये हुआ संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के नियम से, कौन से नियम से? दूसरे। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। तो संवेग में परिवर्तन जो है वो बल के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? mVx स्क्वायर अपान L। किसके बराबर है? बल के बराबर। और बल बराबर सूत्र क्या होता है? दाब गुणित क्षेत्रफल।
ठीक, क्योंकि आप ये जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्र। त्रिज्या गुणा करूं तो बल बराबर क्या आएगा, दाब गुणित क्षेत्रफल। दाब आपका P है, x मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वो x अक्ष के अनुदिश है। क्षेत्रफल किसका, इनका। तो अब क्षेत्रफल की यदि हम बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एक पृष्ठ के लिए जहाँ जाके वो टकरा रहा है ना, तो वो तो वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी L होती है उसकी, चौड़ाई भी L होती है, इसलिए L इंटू L यानी L स्क्वायर, इसीलिए क्षेत्रफल लिखा हुआ है L का स्क्वायर। ठीक है, अब L स्क्वायर हमने नीचे ला दिया, तो आप देखेंगे कि ये L तो यहाँ पहले से था, L स्क्वायर जब यहाँ त्रिज्या गुणा हुआ तो L स्क्वायर L क्या हो गया, L का क्यूब हो गया। तो m वी एक्स का स्क्वायर अपान L क्यूब बराबर पी एक्स। ये जो आया है पी एक्स का मान, वो केवल किसके लिए है, यहां वो किसके लिए है, एक अणु के लिए है, एक अणु के लिए। लेकिन ऐसे कितने अणु लिए थे, सबसे शुरू में याद करो आप, n लिए थे, n अणुओं हेतु, तो यहां n का हम कर देंगे गुणा, तो होगा m n वी स्क्वायर एक्स अपान एल क्यूब। ये मान आ गया पी एक्स का, मतलब x अक्ष के अनुदिश जो दाब लगता है वो है ये पी एक्स। इसी तरीके से हम निकालेंगे y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश, लेकिन वो पूरा नहीं निकालना है आपको, डायरेक्ट लिखेंगे इसी तरह y अक्ष के अनुदिश वेग दाब। तो जैसे यहां पी एक्स है तो वहां क्या होगा, पी वाई, यहां x है वहां होगा y, बाकी कोई चेंजेस नहीं। ऐसे ही लिखेंगे हम z अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये इसका जो एंडिंग स्टेप आया ये लिखेंगे, फिर px लिखेंगे, फिर pz लिखेंगे और फिर निकालेंगे तीनों का एवरेज। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें पहले रोक करके, अपने नोट्स बना लें, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि x अक्ष के अनुदिश जो हमने अभी लाया था दाब, px इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर एक्स अपान एल क्यू। ऐसे ही जब y के लिए लाना होगा तो हम यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार, आप यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार, y अक्ष के अनुदिश दाब कितना होगा, पी वाई। तो जैसे यहां x था यहां x था तो y y हो जाएगा। z अक्ष के लिए निकालेंगे z z हो जाएगा। तो पहले ये तीनों बातें क्लियर हैं। अब जब तीनों अक्ष के अनुदिश अलग अलग वेग आ गया तो हम निकालेंगे उसका एवरेज, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। देखें, और अब जैसे यहाँ p, तो p क्या होगा, देखो px प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपन 3। तो यहाँ करना क्या है, ये जो px है तो px की ये वैल्यू, ये py है तो py की ये वैल्यू, ये pz है तो ये pz की ये वैल्यू। हमको केवल इन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करना है, ये हमने पुटअप कर दिया और अपान 3 है। अब इन सब में ये देखना है कि क्या आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए 3 है नीचे में तो 1/3 हो गया। अब mn अपान एल क्यूब, mn अपान एल क्यूब, mn अपान एल क्यूब, ये तीनों जगह कॉमन है तो हमने तीनों जगह से कॉमन ले लिया। क्या बचा, वी स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर वाई, वी स्क्वायर जेड बचा। अब ये चूंकि तीनों अक्षों के लिए अलग अलग क्या है, ये वेगों के वर्गों का योग है। हम इसे एक साथ यदि लिखना चाहें वर्ग माध्य मूल मान के रूप में, तो इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं c का वर्ग। ये देखो, इसका इक्वल लिख सकते हैं c का वर्ग। इसे कुछ राइटर्स c बार का वर्ग भी लिखते हैं, बार का। तो हम यहां देखें, ये इसको हम हटा के क्या लिख दें, यहां पे c का स्क्वायर। अब यहां चूंकि ये जो एल क्यूब है, एल क्यूब मतलब घन का आयतन होता है, भुजा पे 3 की घात घन का
आयतन जो हमने शुरू में एक पात्र लिया था। तो L क्यूब इज इक्वल टू V लिखा जा सकता है, इसको हटा के V का हमने त्रिज्या गुणा किया तो हुआ PV इज इक्वल टू 1/3 MnC का स्क्वायर। और ये जो आया है यही है अणुगति समीकरण, जो कि हमारा आज का टारगेट था। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हम लाइव नहीं कर पाए हैं, ये हमने रिकॉर्डेड वीडियो दिया है। और कल आप सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने ग्रुप में अपने नोट्स जो बनाएंगे वो नोट्स बनाकर भेजेंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी मैं आपको आपके एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप में मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक्स।